हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर का क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों डीसी मोटर में वोल्टेज का समीकरण क्या होता है और डीसी मोटर में पावर का समीकरण क्या होता है। इन तीनों टॉपिक को आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्टली बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चों, उसमें मोटर का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मशीन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डीसी जनरेटर होता है, डीसी मोटर होती है, साथ में अल्टरनेटर होता है ना, 3 फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं, सिंक्रोनस मोटर होती है। तो एक पार्ट है बच्चों डीसी मशीन, है ना, डीसी मोटर, जो कि मशीन का पार्ट होता है। तो यहां से क्वेश्चन काफी हद तक बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। इसलिए आप लोग जो है तो इस क्लास को जो है तो मिस बिल्कुल ना करिएगा और बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि बैक ईएमएफ बच्चों बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, जिससे पूरा डिपेंड करती है डीसी मोटर। क्योंकि डीसी मोटर तभी रोटेट करेगी जब उसके अंदर बैक ईएमएफ बनेगा। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि बैक ईएमएफ का बहुत बड़ा रोल होता है डीसी मोटर में, क्योंकि डीसी मोटर रोटेट ही इसलिए करती है, रोटेट इसलिए करती है बच्चों क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ बनता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि बैक ईएमएफ क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है और कैसे काम करता है। यदि बैक ईएमएफ नहीं बनेगा बच्चों तो मोटर आपकी रोटेट नहीं करेगी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि मोटर में जो हम लोग करंट देते हैं, जो वोल्टेज देते हैं बच्चों, जो सप्लाई जाती है, उस सप्लाई से केवल वहां फ्लक्स बनता है, उसके बाद वहां पे नया करंट वोल्टेज जनरेट होता है, उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स होती है ना। इस वजह से हम उसको बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। वहीं पे हम लोग जनरेटर में बात करते हैं जनरेटेड ईएमएफ, क्योंकि जनरेट करके हमें आउटपुट में देता है। ये जो मोटर जनरेट करती है, जो मोटर करंट वोल्टेज बनाती है बच्चों, उस करंट वोल्टेज को डेवलप करके बना करके जनरेट करके स्वयं यूज करती है, इसी से तो रोटेट होती है। यदि बैक ईएमएफ ना बने तो उसमें टॉर्क नहीं बनेगा, टॉर्क नहीं बनेगा तो मोटर घूमेगी नहीं। अल्टीमेटली ये है बच्चों की बैक ईएमएफ इंपॉर्टेंस है, बैक ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बैक ईएमएफ नहीं रहेगा तो हमारी मोटर रोटेट नहीं करेगी, ये 100% तय है। इसलिए हम लोग के लिए जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं सूत्र बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है बैक ईएमएफ का, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो बैक ईएमएफ में जो होता है बच्चों, जो सूत्र होता है, जैसे हम लोग ईजी लिखते हैं जनरेटेड ईएमएफ का, वैसे ही होता है इसका सूत्र। बैक ईएमएफ का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है ईबी बैक ईएमएफ। हम वहां पे लिखते थे जनरेटर में ईजी, तो बैक ईएमएफ बराबर होता है बच्चों फाई जेड एन अपान 60A। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये पहला हो गया सूत्र। इसी को हम लोग बच्चों 60 है ना, भाई जेड एन पी अपान 60A, इसी को हम लोग दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों। दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ईबी बराबर फाई जेड एन अपान 60A इंटू पी अपान ए। यदि आपको इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला बच्चों आपको दिखता है तो आप लोग को जो है तो टिक करना है, क्योंकि ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, दोनों सही है ना। ये दोनों जो है तो सही फार्मूले हैं। इन दोनों की यूनिट क्या होगी बच्चों, वोल्ट में होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बैक ईएमएफ की बात कर रहे था, तो वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों बैक ईएमएफ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैक ईएमएफ कैसे बनता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा जो है तो डायग्राम बना करके बता दूं। किसी भी मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, पहली होती है बच्चों स्टेटर वाइंडिंग और दूसरी होती है रोटर वाइंडिंग, और बीच में क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सप्लाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लस माइनस सप्लाई दिया, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, जैसे सप्लाई जाएगी तो सप्लाई इंटर करेगी बच्चों, तो क्या होगा, पहले वो कॉइल जो हमारे पास यहाँ पे कॉइलिंग का फॉर्म होगा ना, यहाँ पे कॉइल जो स्टेटर में होगी कॉइल में प्रवाहित होगी। कॉइल में जब भी प्रवाहित होगी करंट, जब किसी कॉइल को कट करती है, जो किसी कॉइल में प्रवाहित होती है बच्चों, तो उसमें क्या बना देती है, सबसे पहले वहां पे फ्लक्स बना देती है ना। अर्थात वहां पे क्या बनेगा, पहले फ्लक्स बन जाएगा, फाई बन जाएगा। उस फ्लक्स के कारण जब वो फ्लक्स लिंक करके बच्चों कहां पे जाएगा, उसके रोटर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग हम जिसे बोलते हैं। जब इसे फ्लक्स लिंक करके जाएगा और फ्लक्स कहां कट करेगा बच्चों, कहां फ्लो होगा, उसकी रोटर वाइंडिंग में। जब यहां फ्लक्स जाएगा तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, एक ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात वोल्टेज बनेगा, नया करंट वोल्टेज बनेगा। उस करंट वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैक ईएमएफ। करंट हम
जनरेट तो कर रहे हैं, करंट वोल्टेज तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, पर बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं बच्चों? उसका रीजन ये है कि जो उसकी डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? रिवर्स होती है, 180 डिग्री होती है। सप्लाई जहां जा रही होती है उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि हमारा वोल्टेज यहां जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है बच्चों उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। करंट वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी होने के कारण हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है, करंट वोल्टेज बन रहा है पर उल्टी डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब होगा क्या बच्चों, जब क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज यहां से जा रही होती है, वहां से उत्पन्न बैक ईएमएफ होता है, तो यहां पे एक क्या करता है? यहां पे एक फोर्स कार्य करता है। ओके, क्या कार्य करता है? यहां पे एक फोर्स, एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों टॉर्क। ओके, जो बच्चों क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। यही टॉर्क क्या होता है बच्चों? मोटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, और इसी टॉर्क की वजह से, इसी फोर्स की वजह से हमारी मोटर क्या होती है? रोटेट करती रहती है। आप लोग देखे होंगे जैसे आप लोग सप्लाई देते हैं, बटन दबाते हैं, मोटर चालू हो जाती है, पर मोटर के चालू होने के पहले ये कुछ प्रोसेस होती है बच्चों, कुछ वहां पे जो है तो क्रियाएं होती हैं। कैसे? जैसे सप्लाई गई, वो सप्लाई तुरंत जाकर के फ्लक्स क्या बनाती है? पहले फ्लक्स बनाती है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जब करंट जाकर के फ्लो होती है वहां पे एक फ्लक्स बन जाता है। वो फ्लक्स क्या करता है बच्चों? दूसरी वाइंडिंग में जब लिंक होके जाता है, तब दूसरी वाइंडिंग में लिंक होता है, दूसरी वाइंडिंग में जाता है, तो दूसरी वाइंडिंग क्या करता है? नया करंट वोल्टेज बना देता है। उस करंट वोल्टेज के कारण वहां पे एक टॉर्क बनता है, एक बल बनता है, जिस वजह से हमारी मोटर रोटेट करने लगती है। इसकी स्पीड इतनी इसकी प्रक्रिया इतनी स्पीड होती है बच्चों कि हमें पता नहीं चलता, हमने जैसे बटन दबाया हमारी मोटर चालू हो जाती है, बट उसकी एक्चुअली में सारी प्रोसेस होती है, इसके बाद वो चालू होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जनरेटर में देखते हैं, जनरेटर को हमने स्टार्ट किया बच्चों, डीजल पंप को हमने चालू किया, जनरेटर हमारा चालू हुआ, तुरंत बिजली चालू हो जाती है। तो क्या होता है उसमें भी वही होता है बच्चों की, वो पहले क्या करता है? रोटेट होता है। जैसे रोटेट होने लगता है ना, जैसे घूमने लगता है, वैसे उसमें क्या होता है? बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी वही होता है बच्चों, हम लोग जब क्या करते हैं, किसी पोल के बीच में या किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम उसके आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट कराते हैं, तो उसमें क्या बनता है? एक फ्लक्स बनता है, और वो फ्लक्स वाइंडिंग में प्रवाहित होता है, तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज बनता है, और वो करंट वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट में ले लेते हैं। इस वजह से उसको बोलते हैं बच्चों जनरेटेड ईएमएफ। ओके, यहां पे हम लोग इस करंट को यूज नहीं कर रहे हैं, एज ए टॉर्क की तरह यूज हो रहा है, हमारा बल की तरह काम कर रहा है ये करंट वोल्टेज, और इसकी डायरेक्शन रिवर्स होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों बैक ईएमएफ। ओके, आई होप आप लोग को ये बैक ईएमएफ समझ में आया होगा। इसका जो सूत्र होता है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EB बराबर 5ZN/60A। ये जो फाई होता है बच्चों, ये क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं। जो फाई होता है ये होता है फ्लक्स, जेड जो होता है बच्चों वो नंबर ऑफ कंडक्टर होता है ना, नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ होता है। फिर एन जो होता है बच्चों वो जो है तो उसकी स्पीड होती है आरपीएम में। फिर जो पी होता है बच्चों वो पोलों की संख्याएं होती हैं, ठीक है। और ए जो होता है वो आर्मेचर जो है तो आर्मेचर के जो कंडक्टर्स होते हैं वो होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को मिला करके हमारा क्या बनता है बच्चों, ईबी बनता है, बैक ईएमएफ बनता है। अर्थात डिपेंड करेगा बच्चों कि उसमें फ्लक्स कितनी जा रही है, उसमें फ्लक्स कितनी कट हो रही है और उसकी स्पीड क्या है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल में, उसके हिसाब से उसमें क्या बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा। और उसी हिसाब से क्या करेगा बच्चों, वो हमारी मोटर रोटेट होगी। अब हम लोग इसके कुछ है ना, ए जो है बच्चों वो समांतर पाथ की संख्या है, ठीक है। फ्लक्स प्रति पोल मैंने बता दिया, फाई जो है ना। जेड जो है बच्चों आर्मेचर कंडक्टर है और पी जो है वो पोलों की संख्याएं हैं। एन जो है बच्चों वो मोटर आर्मेचर की स्पीड है, अर्थात वो स्पीड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम इसके पॉइंट्स के डिस्कस कर लेते हैं, इनके मेन मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं बच्चों। तो मोटर जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत सारी चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं, तो हमें इसको पढ़ करके जाना है। ओके, अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। वी माइनस आई ए आर ए। अब यही में हम लोग आर्मेचर की अगर बात करें, आर्मेचर करंट हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, वी माइनस ईबी अपान क्या लिखेंगे, आर ए। तो ये दोनों फॉर्मूले और बन जाते हैं जिनको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ईबी निकालना है तो आपके पास में वोल्टेज होना चाहिए और आर्मेचर करंट, आर्मेचर प्रतिरोध होना चाहिए। यदि आपको क्या निकालना है,
आर्मेचर करंट निकालना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आई ए को जब बाहर लाओगे ना तो उसके गुणांक में जो होगा बटे के नीचे चले जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो V माइनस ईबी अपान आर ए बन जाएगा। तो ये दोनों सूत्र जो हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, ईबी और आई ए निकाल सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों इसके पॉइंट्स की, तो ईबी की जो दिशा होती है बच्चों, ईबी जो बैक एम्फ की जो दिशा होती है हमेशा सप्लाई वोल्टेज के क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, विपरीत दिशा मतलब उल्टे दिशा में होती है, सप्लाई इधर से जा रही है तो वो उधर से आएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि ईबी की जो दिशा होती है हमेशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है। ईबी हमेशा ईबी जो होता है बच्चों, ईबी वो लेस देन वोल्टेज के होता है, वोल्टेज जो होता है वो ज्यादा होता है जो हम लोग सप्लाई देते हैं, ईबी थोड़ा सा कम बनता है ना, अर्थात सप्लाई वोल्टेज वी से कम मतलब निम्न होता है। जब डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर धारा मेन पोल की फ्लक्स को काटते हैं, इससे आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होती है, इसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। यह बैक ईएमएफ आर्मेचर की स्पीड और पोल की फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती होती है, अर्थात ईबी जो होता है बच्चों वो एन है ना, ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन और फाई के। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के निम्न कार्य होते हैं। क्या क्या काम होते हैं बच्चों, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या क्या काम करती है, तो यह सबसे पहला काम करती है आर्मेचर की करंट को सीमित करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है। बैक ईएमएफ जो होता है बच्चों वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत फ्लो होता है, यह आर्मेचर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। यह क्या करता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है, अर्थात हम जो इलेक्ट्रिसिटी करंट ले रहे हैं तो मोटर को घुमाने में मदद करता है कौन बच्चों, बैक ईएमएफ। अतः आर्मेचर की परिणामी वोल्टेज एवं आर्मेचर की परिणामी वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज का अंतर होती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, मैं इसको आप लोग को लिख करके समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों कि ईवी की जो दिशा होती है हमेशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है, पहला पॉइंट है। ईवी मतलब बैक ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, ईवी की दिशा हमेशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है। इस चीज को आप लोग को नोट करना है, पहला पॉइंट हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि ईबी हमेशा जो ईबी का मान होता है वो वोल्टेज से कम होता है। मैं यहीं पे आपको शॉर्ट में बता दूं, जो ईबी होता है बच्चों वो लेस देन वोल्टेज होता है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज से कम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों ये देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि जब डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो जब डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर धारा मेन मतलब होता है बच्चों मुख्य, है ना, मेन पोल की फ्लक्स को काटते हैं, इससे आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, ईएमएफ उत्पन्न
हो जाती है। ओके, इससे ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, इसे बैक ईएमएफ बोलते हैं, इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? यह डीसी, यह बैक ईएमएफ, यह बैक ईएमएफ आर्मेचर की स्पीड, और पोल की फ्लक्स, के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती है ना, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती आप लोग जानते होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम रिवर्स कंडीशन बोल सकते हैं। तो क्या कहता है बच्चों? यह बैक ईएमएफ आर्मेचर की स्पीड और पोल की फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि होती है बच्चों ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके समानुपाती एन और फाई, मतलब जो ईबी बनती है बच्चों नंबर ऑफ स्पीड और फ्लक्स के जो है तो गुणनफल के समानुपाती होती है। इन दोनों पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के निम्न कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ए, पहला है बच्चों, यह आर्मेचर की करंट को सीमित करता है। यह आर्मेचर धारा को सीमित करता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? बैक ईएमएफ जो होता है ना, सेकेंड क्या कहता है बच्चों? बैक ईएमएफ वोल्टेज सप्लाई के विपरीत फ्लो होता है। फ्लो मतलब होना, प्रवाहित होना बच्चों, है ना। फ्लो होना मतलब प्रवाहित होना। ठीक है, बैक में वोल्टेज सप्लाई के विपरीत फ्लो होता है। सी, थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? यह आर्मेचर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद भी करता है। यह आर्मेचर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। ओके, ये जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह आर्मेचर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट पॉइंट है डी, आर्मेचर की
परिणामी वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज का अंतर होता है, इसका हम सूत्र देख लेते हैं। क्या कहता है बच्चों कि जो हमारे पास में परिणामी वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, आर मतलब होता है रिजल्टेंट, ई मतलब होता है बच्चों ईएमएफ। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होता है वो होता है वी माइनस ई बी। ओके, हम इसको जो है ना ई आर भी लिख सकते हैं, वी आर भी लिख सकते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट वोल्टेज बराबर हम लिखेंगे वी माइनस ई बी। ये हमारा सूत्र सही है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ई बी बराबर वी माइनस ई बी। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा कि भैया बैक ईएमएफ का इंपॉर्टेंस बहुत ही जो है तो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है जो है तो बैक ईएमएफ बनना डीसी मोटर में। यदि बैक ईएमएफ नहीं बनेगा बच्चों तो हमारी डीसी मोटर रोटेट नहीं करेगी, डीसी मोटर काम नहीं करेगी, डीसी मोटर नहीं घूम सकती है। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों वोल्टेज का समीकरण और पावर का समीकरण। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, इसको जो है तो नोट से मेंटेन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इसको आप लोग जो है अपनी नोट से मेंटेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, डीसी मोटर में वोल्टेज का समीकरण। ओके, डीसी मोटर में वोल्टेज का समीकरण ये रहा बच्चों। बैक ईएमएफ का सूत्र वगैरह है ना, इसके बारे में बैक ईएमएफ के बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज का समीकरण क्या होता है और पावर का समीकरण क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग जो है तो कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में। डीसी मोटर का वोल्टेज का समीकरण। ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि डीसी मोटर के वोल्टेज का समीकरण बताइए। तो आप लोग को बताना है जो इसका फॉर्मूला होता है, बच्चों वो होता है V बराबर ई बी प्लस IA/RA। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको चूंकि हम EB की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से EB लिख सकते हैं। EB बराबर जो होता है V माइनस IA/RA, जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो यही जो होता है बच्चों वो वोल्टेज समीकरण होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों वो वोल्ट होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं बच्चों डीसी मोटर के पावर का समीकरण क्या कहता है। सेकेंड, डीसी मोटर के पावर का समीकरण, डीसी मोटर के पावर का समीकरण। तो बच्चों इसका जो समीकरण होता है वो होता है VIA बराबर EB IA प्लस IA²RA। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है कि डीसी मोटर के पावर का समीकरण का सूत्र बताइए। तो ये आप लोग को लिखना है। यूनिट हमेशा क्या रहेगी बच्चों, वोल्ट में रहेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, पावर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वोल्ट ऊपर रहेगा क्योंकि हम वहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे पावर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों इसका दूसरा सूत्र। तो P बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, P बराबर EB IA प्लस IA²RA। इस प्रकार से भी जो है तो इस सूत्र को हम लोग लिख सकते
है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दोनों सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, ये पावर के हैं। अब इसकी मैं थ्योरी बता दूं बच्चों कि जितनी सप्लाई देते हैं उसका कुछ प्रतिशत है ना, कुछ परसेंटेज वाइंडिंग में IA² RA ड्रॉप के रूप में हो जाता है, अतः दी गई पूरी वोल्टेज कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती है। ओके, क्या कहता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन करना जरूरी है ना। जितनी सप्लाई देते हैं, जितनी सप्लाई मतलब जितना हम लोग करंट वोल्टेज देते हैं बच्चों शुरू में मोटर को चालू करने में, वो पूरा पूरा परिवर्तित नहीं होता। क्या कह रहा है, जितनी सप्लाई देते हैं, जितनी सप्लाई देते हैं उसका कुछ प्रतिशत वाइंडिंग में है ना, कुंडली में, वाइंडिंग में IA² RA ड्रॉप मतलब खपत है ना, ड्रॉप के रूप में होता है, के रूप में होता है। ओके, के रूप में होता है। अतः दी गई पूरी वोल्टेज कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी हम लोग करंट वोल्टेज देते हैं मोटर को, जितना भी करंट वोल्टेज देते हैं बच्चों, पूरा पूरा यूज में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग के फॉर्म में जब बाइंडिंग होगी बच्चों तो क्या करेगी, वो IA² RA ड्रॉप कराएगी। यहां पे क्या करवाएगी, वो IA² जो है तो IA² RA ये पावर लॉस अर्थात कॉपर लॉस कराएगी। उसमें कुछ पावर लॉस होगा, कुछ ड्रॉप होगा बच्चों। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मोटर एनर्जी लेती है, जो विद्युत ऊर्जा लेती है, पूरा पूरा मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करती है, बल्कि कुछ परसेंटेज में, कुछ प्रतिशत क्या होता है बच्चों, ड्रॉप होता है IA² RA के फॉर्म में। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, है ना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, और मैं अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा बच्चों टॉर्क के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास कैसे लगी बच्चों, आप लोग लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आगे क्या पढ़ना है ना, और इसमें क्या डिटेल पढ़ना है आप लोग को। थोड़ा सा आप लोग जो है तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोग इलेक्ट्रिकल में, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस चैनल में आप लोग को जो है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है बच्चों। मशीन के डीसी मोटर, डीसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर हम लोगों ने खत्म कर दिया, डीसी मोटर अब हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जो है तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आज क्लास बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। यदि इस चैनल में पहले ही बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए। तो बच्चों यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।